यस क्लास, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड। किस चीज का पार्ट थर्ड है ये? हमने अपने यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया था, जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 27 जून 2025 को। ये पेपर हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगेन सेकेंड पार्ट के अंदर अगले 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। एंड टुडे इज द फाइनल एंड द थर्ड पार्ट, जिसमें रिमेनिंग 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज के क्लास को। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट में। कुछ नॉलेज ली है, कुछ आपसे लूंगी और इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई करते हुए चलेंगे। एक चीज मैंने जो कल एक्चुअली बाद में नोटिस की, बीच में ना वॉइस का थोड़ा सा इशू आया था आपका लास्ट क्लास के अंदर। उसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चन थे जिसमें बीच में आवाज नहीं आ रही है। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको ये लगानी है। वैसे तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ की थी, जो मैंने आपको बताया भी था। इवन मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन था हमारा। इसके साथ जितने भी आपके एग्रीमेंट थे उन सबको ही हमने डिस्कस किया था। एशियन है, सार्क है, नाफ्टा है, साफ्टा है, मेंबर कंट्रीज है, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये सब हमने कंप्लीट किया था। तो इवन ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो बिल्कुल देख के खुद होमवर्क में भी ले सकते हो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर बताना। याद कर लो बेशक अभी साथ के साथ। एशियन आपका 1967 के अंदर आया था। सार्क आपका 1985 के अंदर आया था। साफ्टा आपका 2006 के अंदर आया था। नाफ्टा आपका 1994 के अंदर आया था। और यूएसएमसीए, नाफ्टा का ही नाम चेंज करके यूएसएमसीए हमने रखा था 2020 के अंदर। याद हो गया? एशियन 1967, सार्क 1985, साफ्टा 2006 एंड नाफ्टा 1998। एशियन 67, सार्क 85, नाफ्टा 1994 एंड साफ्टा 2006। उसी के बेस पे आपका ये वाला क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47। इसमें ये बोला है द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई, असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल लीडर। पता है क्या होता है? जब आपकी कंपनी के किसी की मेंबर को हमें रिप्लेस करना होता है, की मेंबर लाइक कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई जो एक अच्छी पोजीशन पे वर्क कर रहा है, उसको रिप्लेस करना होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है, उसकी डेथ हो जाती है, कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है। इन शॉर्ट की वो की मेंबर की जगह हमें किसी न्यू पर्सन को लेके आना पड़ेगा। तो उसकी मेंबर को रिप्लेस करना इज नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि मैं जैसे बता रही हूँ वो एक टॉप अथॉरिटी पे है। तो उसके लिए आपका एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर कंप्लीट प्लानिंग करी जाती है, एंड दैट प्लानिंग इज नोन एज द सक्सेशन प्लानिंग। दैट प्लानिंग इज नॉन एज सक्सेशन प्लानिंग। कभी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के किसी लीडर पर्सन को, किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को रिमूव करना है, या वो रिजाइन देके जा रहा है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी जगह पे किसी न्यू पर्सन को लेके आना है, तो वो होता है आपका विद द हेल्प ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी एसेट आपकी नॉन परफॉर्मिंग कब बन जाती है? मेरे को स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। इनका टाइम पीरियड बताना एक बार। 0 का होता है आपका 0 to 3 मंथ,
देन है आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 to 6 मंथ। देन है आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 दैट इज 6 to 9 मंथ। 6 to 9 मंथ। 9 महीने के बाद, एक सेकेंड, ये सॉरी ये मंथ नहीं ये डेज होता है मेरे को, इट्स एक्चुअली द डेज एंड नॉट 6 9 एंड ऑल। वेट वेट वेट, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ये 0 to 30 डेज, 30 to शट यार, एक सेकेंड गाइस प्लीज, सॉरी। ये क्वेश्चन था आपका। स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 एंड 2। 0 के अंदर होता है 0 to 30 डेज, देन 30 to 60 डेज एंड 60 to 90 डेज। 90 डेज तक अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपकी एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। देन साथ में आप बताओ डाउटफुल एसेट कब बनती है, लॉस एसेट कब बनती है। लॉस एसेट्स अगर 3 साल से ज्यादा हो चुका है और आपका पैसा नहीं आ रहा है तो उसको आप एज ए लॉस एसेट कंसीडर कर लेंगे। एंड डाउटफुल एसेट आपकी 1 to 3 ईयर तक अगर आपका पैसा नहीं आया है तो वो आपकी डाउटफुल एसेट क्रिएट हो जाएगी। एंड 3 month to 12 month अगर आपका पैसा नहीं आया, दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। थोड़ा सा इसमें मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। मेनली देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के अंदर। 2 तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, सेकंड होता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर एटलीस्ट 1 फैक्टर is fixed. But if I talk about long-term production function, all factor are variable. सारे के सारे फैक्टर आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं। शॉर्ट रन के अंदर आपका जो लो आता है वो आता है लो ऑफ डिमिनिशनिंग, लॉ ऑफ, कौन क्या नाम था, ये लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न होता है। मेरे माइंड में लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा था, बट इट्स लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्लियर? जब मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं तो लॉन्ग रन के अंदर आपका एक आता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा आता है आपका लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन। गॉट इट? ये याद रखना है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले एवरेज एंड मार्जिनल यूटिलिटी वेरी इजी है, ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज, सॉरी अगेन नॉट यूटिलिटी, इट्स द प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बी का बनेगा 3, जहां पे बी का 3 नहीं है उस ऑप्शन को काट दो। एंड एक से ही हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एंड एक जो हमें मैच करना था वो भी बहुत इजी था, इवन एवरेज का फॉर्मूला था आपका। If I talk about the marginal product, that is TPN minus TPN minus 1,
कांस्टेंट रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आता है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन का आपका फॉर्मूला बनता है जिसमें क्वांटिटी डिफाइन करी जाती है फैक्टर के हिसाब से कि कितने फैक्टर आपने लगाए और कौन कौन से फैक्टर आपने अपनी प्रोडक्शन के अंदर लगाए हैं। गॉट इट। यहाँ ये सारे क्वेश्चंस हमने इसके बाद कर लिए थे बहुत अच्छे से। ये बीच के जो आपके 3-4 क्वेश्चन थे इसमें वॉइस का इशू था, तो बिल्कुल ये मैंने अभी आपके रिपीट कर दिए हैं। सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71, इस क्वेश्चन को 70 भी मैंने इवन आपको होमवर्क में दिया था, ये भी कर लो। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, टैक्स अवॉइडेंस। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है अवॉइडेंस और एक होता है एविजन। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन। जब मैं अवॉइडेंस की बात करता हूं ना, तो अवॉइडेंस मेरा लीगल होता है बट नॉट मॉरल। टैक्स को कम करने का एक ऐसा तरीका जो लीगल तो है बट मॉरल नहीं है, इसको हम कह सकते हैं आप टैक्स को बाइंड करते हो बट नॉट ब्रेक। टैक्स को मोड़ते हो पर ब्रेक नहीं करते, तोड़ते नहीं हो। इवन इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से कि लॉ के अंदर जो लूप होल दिए गए हैं उन लूप होल्स की एडवांटेज ली जाती है यहाँ पे। गॉट इट। अब आ जाओ टैक्स एवेजन पे। टैक्स एवेजन एक ऐसा इलीगल तरीका है जहां पे आप टैक्स की चोरी करते हो। समझ में आया? ये ना तो लीगल है एंड ना ही ये आपका कोई मॉरल तरीका है। अगर आप टैक्स एवेजन करते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है। वहीं पे इसी से रिलेटेड दो टर्म और आती हैं इवन। एक होता है आपका टैक्स प्लानिंग, एक होता है आपका टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट के अंदर हम टैक्स को मैनेज करके चलते हैं कि टाइम पीरियड के हिसाब से मुझे सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, मुझे टाइम रहते अपना आईटीआर फिल करना है, मुझे टाइम रहते अपना टैक्स पे करना है एंड सो ऑन। मतलब अपने टैक्स से रिलेटेड चीजों को मैनेज करना इज नॉन एज टैक्स मैनेजमेंट। वहीं पे टैक्स प्लानिंग के अंदर आता है पूरा का पूरा एक तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसेस कि किस टाइम पीरियड पे मेरा कितना टैक्स बन सकता है, कब मैं कितना टैक्स दूंगा, किस किस तरीके से मैं बिजनेस को बढ़ाऊंगा, फिर क्या क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब दिस इज ऑल अबाउट द टैक्स प्लानिंग। क्वेश्चन पे आ जाओ अब अपना। चलो, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टैक्स अवॉइडेंस। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, टैक्स अवॉइडेंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? टैक्स अवॉइडेंस इज ए लेजिटिमेट एग्रीमेंट ऑफ फेयर इन सच वे सो दैट एज मिनिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी। लेजिटिमेट है और एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। मुझे तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं लगा। देयर इज ए एलिमेंट ऑफ मेलाफाइड मोटिव। मेलाफाइड मोटिव इंक्लूड इन टैक्स अवॉइडेंस। क्या टैक्स अवॉइडेंस के अंदर मेलाफाइड मोटिव होता है? हाँ या ना बताना है। ऑप्शन 3 है आपका, टैक्स अवॉइडेंस टेक इनटू अकाउंट द लूप होल ऑफ द लॉ। लूप होल तो हमने यहाँ डिस्कस भी किया, तो ये तो पक्का आएगा ही आएगा। जहां पे ऑप्शन नंबर सी है, सी नहीं है सबसे पहले तो उसे एलिमिनेट कर दो। फिर है टैक्स अवॉइडेंस इज इंटेंशनली अटेम्प्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द लाइबिलिटी टैक्सन हैज अराइजिंग। इंटेंशनली होता है, इसका मोटिव होता है कि टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, अब मुझे मेरे टैक्स को कम करवाना है। यस बिल्कुल कह सकते हो आप।
बट टैक्स अवॉइडेंस सेम एज टैक्स अवॉइडेंस इज सेम एज टैक्स ओमिशन। टैक्स ओमिशन का तो मतलब होता है हम टैक्स भरना भूल गई। इट्स नोट सेम, तो ऑप्शन ई भी बिल्कुल नहीं आएगा, इसको भी काट दो। अब ए बी या सी, या ए एंड सी ओनली। ऑप्शन बी के ऊपर ध्यान देंगे। देयर इज ए एलिमेंट ऑफ मेलाफाइड मोटिव इन्वॉल्व इन टैक्स अवॉइडेंस। मेलाफाइड मोटिव का मतलब बताना मुझे एक बार, मेलाफाइड मोटिव क्या होता है? मेलाफाइड मोटिव का मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ एक तरीके से धोखाधड़ी करना चाहता हूं मैं यहाँ पे किसी तरीके की धोखाधड़ी करना चाहता हूं। मेरा टैक्स अवॉइडेंस का जो मोटिव है वो मेरा गलत मोटिव है कि गलत तरीके से मैं टैक्स को कम कर रहा हूं। बट ये मेलाफाइड मोटिव वाली जो स्टेटमेंट है बेटा, ये आपका टैक्स अवॉइडेंस नहीं होती है, ये आपका टैक्स एविजन होती है। दिस इज टैक्स एविजन। तो स्टेटमेंट बी नहीं आएगी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। दैट इज स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी इज करेक्ट ओनली। क्लियर? स्टेटमेंट डी गलत कैसे है? देखो स्टेटमेंट डी में ये है, टैक्स अवॉइडेंस इज इंटेंशनली अटेम्प्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द टैक्स लाइबिलिटी हैज अराइज। जो टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ चुकी है उसके बाद आप उसको कम नहीं कर सकते। टैक्स लाइबिलिटी मतलब टैक्स को फाइल करने से पहले आप अपने खर्चे ज्यादा दिखा देते हो, इनकम कम दिखा देते हो, बट यहाँ बोला आफ्टर द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स अराइज, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। आफ्टर नहीं, बिफोर आएगा, बिफोर द टैक्स लाइबिलिटी हैज अराइज, पहले प्लानिंग कर ली जाती है। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी एक बार छोड़ो क्योंकि इसकी जो ये सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ये फॉर्मूला था, फिर टाइपिंग एरर है यहाँ पे, इसको भी छोड़ दो। यहाँ जो अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डॉट कम बबल बस्ट। डॉट कम बबल बस्ट में हुआ क्या था? ये आपका अराउंड 2000 के आसपास आया था, इवन 2000 से पहले ही आया था। अगर मैं इसकी एक्यूरेट डेट बताती हूँ तो ये, हाँ 2000 ले सकते हो आप। इवन इस जब ये बबल बस्ट आपका हुआ था उसके बाद ही आपका आईटी एक्ट बनाया गया था। आईटी एक्ट बनाया गया था। इसमें हुआ क्या था? इसमें यूं हुआ था कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, जिसका उतना एकदम से आउटपुट नहीं निकल पाया। लोगों के बिलियंस मिलियंस रुपीस जो है एकदम से खत्म हो गई। तो ये एक बहुत गलत इन्वेस्टमेंट उस टाइम पीरियड के हिसाब से हम कह सकते हैं, जिसका हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया जितना होना चाहिए था। तो ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज में, जिसमें हमें कोई प्रॉफिट भी नजर नहीं आ रहा था। तो जो टेक रिलेटेड कंपनीज थे उसके स्टॉक जो है वो भी बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुए थे उस टाइम पीरियड पे। समझ में आया? फिर आ जाओ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आपका चला था लगभग 10 साल तक, 1929 से 1939 तक चला था। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड पे काफी सारे बैंक्स जो हैं वो फेल हो गए थे, और इस टाइम पीरियड पे हमारे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर के बाद इतने सारे बैंक फेल हुए, तभी हमारा 1994 के अंदर जाके वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। उसका रीजन ही ये था, इतने सारे बैंक फेल हो गए हैं, ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। कोविड पेंडेमिक सभी को पता ही है, कोविड पेंडेमिक आपका 2020 के अंदर आया था। और अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करती हूँ तो ये लगभग आपका 2008-2009 के आसपास आया था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जो मेजर मेजर यूएसए का एक ऐसा बैंक था जिससे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये बैंक भी डूब सकता है, और वो बैंक डूब गया था। तो मेजर इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का मेन इफेक्ट जो है वो आपका बैंक्स के ऊपर पड़ा था। क्लियर? ग्रेट डिप्रेशन 1929, मेजर इफेक्ट ऑन द स्टॉक, स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गए थे। डॉट कॉम बबल 2000 के अंदर आया था, मेन इफेक्ट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, ज्यादा इफेक्ट इसका
बैंक्स पे हुआ था, बड़े बड़े बैंक आपके बिल्कुल एकदम खत्म हो गए थे, मेनली हाउसिंग रिलेटेड बैंक आपके खत्म हो गए थे, बैंक का क्राइसिस था ये। एंड द रीसेंट इज द कोविड-19, ये एक तरीके का वायरस था जिसने हमारे ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी, क्रोनोलॉजिकल में लगा सकते हो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी अभी हम छोड़ रहे हैं, जो ये एग्जाम है आपका 27 जून 25 का, इसके अंदर मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं, एक तो ये वाला और एक क्वेश्चन नंबर 71। ये दोनों क्वेश्चन हम कभी आगे वाले क्लासेस में कवर करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो रखी है। गॉट इट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉरिजेंटल एग्रीमेंट? देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है कंपटीशन एक्ट से। कहां से? कॉम्पीटीआईटीआईओएन, कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट आपका 2002 के अंदर आया था। जब कंपटीशन एक्ट आया तो कंपटीशन एक्ट ने आपके एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया था। एमआरटीपी एक्ट आपका कब आया था? एमआरटीपी एक्ट आपका 1969 के अंदर आया था एंड कंपटीशन एक्ट ने इसको रिप्लेस किया था। यहाँ पे आपसे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एग्रीमेंट, सेक्शन 3 जो है वो कंपटीशन एक्ट का, सेक्शन 3 ऑफ कंपटीशन एक्ट एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। एंड एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट की दो तरीके की टाइप्स होती हैं इसमें। एक होते हैं आपके हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, एक है आपके वर्टिकल एग्रीमेंट। एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट ना हो, कोई ऐसा मर्जर या एक्विजिशन नहीं होना चाहिए, या कोई एक तरीके से ऐसा गठबंधन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कंपटीशन को खत्म कर दे, जिसके कारण आम जनता को ये चीज फेस करनी पड़े। इवन जो सेक्शन आपका 4 एंड 5 है, सेक्शन 4 और 5 बात करता है आपके मर्जर और एक्वाजिशन के बारे में, मर्जर और एक्वाजिशन के बारे में कि देख रेख करेगा। मर्जर एक्वाजिशन का ये आपका 2020 के अंदर कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट आए थे। कंपटीशन कमीशन के अमेंडमेंट जो है वो आपका 2020 के अंदर आया था और इस अमेंडमेंट के अंदर ये चीज भी मेंशन थी कि पहले जो मर्जर एंड एक्वाजिशन का टाइम पीरियड था वो था कि आपको 2-1-10 डेज के अंदर कंफर्मेशन दी जाएगी। अब ये 2-1-10 डेज को खत्म करके इस अमेंडमेंट में 150 डेज के अंदर ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी कंपनीज का हम एक तरीके से चेक करेंगे मर्जर एक्विजिशन कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो कहीं वो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट तो नहीं बन जाएगा। तो जिस कंपनी का एक तरीके से ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिस कंपनी की ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 2000 करोड़ से ज्यादा है, उसका हम मर्जर एक्विजिशन चेक करते हैं। कहीं इनका मर्जर एक्विजिशन के कारण कोई एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट का तो हमारा बीच नहीं हो रहा है। मेन चीजें जो थी वो मैंने आपको सारी बताई हैं। ये एक सेकेंड, ये सेक्शन 4-5 नहीं, ये 5-6 था। मर्जर एक्विजिशन का सेक्शन 5-6 था। सेक्शन 5 एंड 6, सेक्शन 4 था आपका, किसका था मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, अगर आपको माइंड में है तो प्लीज बताना। अब आपको बताना है हॉरिजेंटल एग्रीमेंट इसमें से कौन सा है। अभी के लिए मैं आपको सारे ही एग्रीमेंट एक बार लिखवा देती हूँ, हॉरिजेंटल भी सारे के सारे और वर्टिकल्स भी। तब तक अगर किसी को ये याद आ रहा हो तो ये बताना। सेक्शन 4 था अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, कि अगर कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है तो उस डोमिनेंस पोजीशन का कहीं वो मिसयूज तो नहीं कर रही है, तो वो चीज इसके अंदर आई थी। क्लियर? और अगर मैं कंपटीशन कमीशन के कॉम्पोजिशन की बात करती हूँ तो इसके कॉम्पोजिशन के अंदर आपके चेयरपर्सन आते हैं। चेयरपर्सन जो है वो आपके एक्स जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के।
एज इनके 65 या 5 ईयर तक ये रह सकते हैं। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? यस, इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट भी ध्यान रखना, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या चीफ जस्टिस हो आपके हाई कोर्ट के। उसके अलावा हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था इनके टाइप्स। हाँ, आ जाओ टाइप्स पे आ जाओ सीधा। टाइप ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। दो तरीके की टाइप मैंने अभी आपको बताई, एक है हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल। जब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल की, हॉरिजेंटल के अंदर सबसे पहले ही टाइप आती है प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी मिलके अपना प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि इससे ज्यादा में ना तू बेचेगा, इससे कम में मैं ना बेचूंगा, इसी पॉइंट पे हम जनता को बेचेंगे, और इससे जो आम जनता है वो एक्सप्लॉइट होती है। तो प्राइस फिक्सिंग जो है वो एक तरीके का हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है। देखो, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट का मतलब समझना, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट किसी भी कंपनीज के बीच में जब होता है, जब दोनों कंपनी एक सेम लेवल पे परफॉर्म करती हैं। आपका भी वही काम है और आपके कॉम्पिटिटर्स का भी वही काम है। वही जब हम बात करते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट की, तो वर्टिकल एग्रीमेंट के अंदर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से टाई अप कर लेते हो जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, या किसी आप अपने सप्लायर से, या आप कह सकते हो जिसको आप सामान सप्लाई करते हो, आप उससे टाई अप कर लेते हो कि इतने में तू बेच ले, इतने में मैं बेच लूंगा। तो दिस इज द वर्टिकल एग्रीमेंट, जिसमें आप कह सकते हो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। इसमें आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस आता है कि इससे कम में तू भी मत खरीदियो, इससे ज्यादा में मैं भी नहीं खरीदूंगा, हम दोनों मिलकर जनता को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस तरीके के हॉरिजेंटल के अंदर और आता है मार्केट एलोकेशन। मार्केट एलोकेशन या आप कह सकते हो मार्केट शेयरिंग। हमने मार्केट को एलोकेट कर दिया है कि ये वाला हिस्से में तू अपने प्राइस अपनी मर्जी से दाम चार्ज कर ले, इस वाले एरिया के अंदर, इस वाले जोन के अंदर मैं मेरे हिसाब से प्राइस चार्ज करूंगा। दैट इज मार्केट एलोकेशन। फिर है आपका बिड राइडिंग। बिड रीडिंग भी बोलता है, कोई राइडिंग्स भी बोलता है, तो इसको समझ आना। इसको कॉल्यूसिव बाइंडिंग भी बोलते हैं। कॉल्यूजन का कॉन्सेप्ट आपने इवन ओलिगोपॉली के अंदर भी पढ़ा है। कॉल्यूसिव बाइंडिंग भी इसको बोलते हैं। कॉल्यूसिव एक तरीके से कि आप एक अपना कोई गठबंधन बना लेते हो कि दोनों मिलकर हम जनता को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उस जहां पे आप एक तरीके से कह सकते हो पूरी की पूरी मार्केट शेयर को कैप्चर करते हो और अपने प्राइजेस को हाई रख लेते हो, या फिर आप इसमें कह सकते हो जहां पे मेनली आपके कंज्यूमर लॉस ज्यादा होता है, कंज्यूमर लॉस ज्यादा होता है। तो दिस इज बिड राइडिंग। फिर है प्रोडक्शन एंड सप्लाई लिमिटेशन। प्रोडक्शन जो है वो आप लिमिटेड करते हो, प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो सप्लाई कम होगी। अगर सप्लाई कम हुई और डिमांड ज्यादा हुई तो प्रोडक्ट के प्राइस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे और जनता को उस इंक्रीज प्राइस पे खरीदना भी पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके का आपका हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है कि तू भी प्रोड्यूस मत कर, मैं भी प्रोड्यूस नहीं करूंगा, रॉ मटेरियल हमारा कम यूज होगा, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस हम बढ़ा देंगे, हमारा फायदा ही फायदा। तो दिस इज ए हॉरिजेंटल एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। एंड लास्ट आपका रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील जिसको आप एक तरीके से ग्रुप बायकॉट भी कह सकते हो, जिसको आप ग्रुप बायकॉट भी कह सकते हो कि ग्रुप्स में मिलके आपको सारा एक तरीके से बायकॉट किया जा रहा है कि इस पर्सन इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ या इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम सामान नहीं बेचेंगे, या एक तरीके से
डील करने से ही मना कर दिया कि तुम्हारे साथ तो मैं डील करूंगा ही नहीं, तो वहां की जनता तो सफर करेगी ना। अगर कोई सप्लायर है जो एक रोहतक के रीजन में या पूरे हरियाणा के रीजन में सप्लाई करता है और उसका किसी रिटेलर से किसी तरीके की कोई इफ एंड बट कम्युनिकेशन आती है, तो वो सीधा डील करने से ही मना कर देता। डील नहीं करेगा तो नुकसान तो ऑफकोर्स सप्लायर का और रिटेलर का दोनों का होगा, लेकिन मेजर नुकसान यहाँ पे हमेशा आम जनता का होता है, यानी कि नॉर्मल पीपल, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो जीने वाले इंसान है उनका होता है। फिर आ जाओ वर्टिकल एग्रीमेंट में। वर्टिकल के अंदर सेल प्राइस मेंटेनेंस हमने देखा, पूरा है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट के अंदर आता है कि मैं मेरे सामान की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करूंगा, किसी और को नहीं करूंगा, या फिर एक लिमिटेड सप्लाई कर देना भी आपका एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। कि आपने डील कर लिया कि जो ये तू टायर बनाता है, तू ये वाले टायर सिर्फ और सिर्फ मेरे को बेचेगा पूरी मार्केट में, तू ये टायर किसी और को नहीं बेचेगा, और आप फिर उस टायर के बेसिस पे अपनी गाड़ी के प्राइस हाई कर देते हो। दिस इज नॉन एज ए एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, कि तुम किसी दूसरे एक्सक्लूडिंग पर्सन को सप्लाई नहीं करोगे। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। इवन इसी में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीमेंट भी आता है, कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, सेम ही चीज है वैसे तो। साथ में इसमें टाइंग एंड बंडलिंग भी आता है, टाइंग एंड बंडलिंग सॉरी, जहां पे आप एक तरीके से बांध दिए जाते हो एक बंडल के अंदर कि तू मेरे को दे, मैं तेरे को दूंगा, और हम जनता को एक्सप्लॉइट करेंगे। बट ये आपका वर्टिकल लेवल पे होता है, नॉट द हॉरिजेंटल लेवल। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना हॉरिजेंटल वर्टिकल के अंदर। एंड लास्ट इज रिफ्यूजल टू डील, आपका सेम यहाँ भी आता है, जहां आप अपने सप्लायर से या अपने कॉम्पिटेटर तो नहीं आएगा, सप्लायर ही आएगा, सप्लायर से आप बिल्कुल डील करने के लिए ही मना कर देते हो कि मैं तेरा सामान तो लूंगा ही नहीं। पूरा का पूरा कंपटीशन एक्ट मैंने यहाँ पे आपका साथ साथ खत्म किया है। अब ये क्वेश्चन बता दो मुझे, कार्टल बना रहे हो, कार्टल का एक तरीके से कोल्यूजन होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है, तो क्या कार्टल इसका आंसर सही बनेगा? टाई इन एग्रीमेंट, टाई इन एग्रीमेंट के अंदर हमने एक तरीके से टाई कर ली है कि तू मेरे को देगा मैं तेरे को दूंगा। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल तो हमने सीधा सीधा देखा वर्टिकल का सबसे पहला ही हमने ये पढ़ा था। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, हम तेरे को सामान देंगे ही नहीं, हमने तेरे को एक्सक्लूड कर दिया है, तेरे को सामान हम नहीं देंगे, तो ये भी एक तरीके का आपका वर्टिकल बन सकता है। टाई इन एग्रीमेंट भी वर्टिकल बन सकता है, बट कार्टल जहां आप अपने ग्रुप्स बना लेते हो, दिस इज ए हॉरिजेंटल एग्रीमेंट। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको एक तरीके से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि रिफ्यूजल टू डील आपका वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी है। तो क्वेश्चंस में ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। यहां बोला है ए लिमिटेड मेक ए प्लास्टिक बकेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कोस्ट शीट से सॉल्व होगा। तो जिस बच्चे को कोस्ट शीट नहीं आती है, पिछले वाले क्लासेस में मैंने कोस्ट शीट बनानी सिखाई है आपको, तो वो क्लासेस बिल्कुल देख लेना। इसका जो आपका सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने 36 टू 70 क्वेश्चन कवर अप किए थे, उसके अंदर भी इस तरीके का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। मतलब इस टॉपिक से एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूलाज भी आने चाहिए। फॉर्मूला तो देखो मेरे को लगता नहीं है कि याद करने वाली चीज, अगर कॉस्ट शीट आपको समझ में आ गई तो फॉर्मूला तो फिर अपने आप ही बन जाती है ना। सेलिंग प्राइस कॉस्ट शीट हम भी बना ले क्या? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपका ईबीआईटी। सेलिंग प्राइस है पर बकेट का, दैट इज 210 रुपए, एंड वेरिएबल कॉस्ट है बकेट की 60 रुपीज। कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 120 रुपीज। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए बकेट इज 1,50,000 फिक्स्ड कॉस्ट।
1,50,000. Number of buckets sold to get a profit that is 90,000. Desire profit का फॉर्मूला बता दो मुझे. What is the formula of desire profit? डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो. डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितना भी आपको प्रॉफिट चाहिए प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कंट्रीब्यूशन आएगा या फिर पीवी रेशियो आएगा. कंट्रीब्यूशन आएगा यहां पे या पीवी रेशियो आएगा. मैम अगर मैं पीवी रेशियो लेता हूं वो तो मेरे को रुपीज में आंसर देता है वैसे भी, है ना. लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बकेट्स में पूछा गया है. तो बकेट्स के लिए मैं पीवी रेशियो भी आ सकता है, बट मेरे को यहाँ बकेट में पूछा गया तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लूंगा. कंट्रीब्यूशन रुपीज में लूंगा या पर यूनिट लूंगा. मैम कंट्रीब्यूशन लूंगा मैं पर यूनिट का. डिजायर प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए. मैम 90,000 प्रॉफिट मुझे चाहिए. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, दैट इज 1,50,000 है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था, दैट इज 120 रुपीज. सॉल्व कर लो. 0 0 0 0 9 and 5 4 2 120. 0 से 0 गई और ये 2 2000 बकेट यहाँ आपका करेक्ट आंसर. हाँ 2000 तो आंसर में ही नहीं है. 6 21 में से 6 9 10 11 12 क्या गड़बड़ करी है मैंने. कंट्रीब्यूशन 120 नहीं 180 आएगा. अरे कैलकुलेशन मिस्टेक रे बाबा रे बाबा. दोबारा वेरीफाई कर रही हूँ. 8 6 6 12 13 14 क्या कर रही हूँ मैं. 11 में से 6 गई 5 150 आएगा ना 180 आएगा. कंट्रीब्यूशन आपका 150 आएगा. कंट्रीब्यूशन यहाँ आपका 150 आएगा. 150. तो ये 2,40,000 डिवाइडेड बाय 150. 0 से 0 गई. 3 5 जा 15. 3 8 जा 24. 5 1 जा 5 6 7 8 3 5 6 जा 30. 0 0 1600 bucket is the correct answer. 1600 ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा. क्लियर हो गया. गॉट इट. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एलएलपी. एलएलपी के फॉर्मेशन का क्वेश्चन भी था इस पेपर में. अब एलएलपी का लिक्विडेशन का प्रोसेस पूछ रखा है. इसी पेपर के अंदर एलएलपी के फॉर्मेशन पूछा था. इसी पेपर के अंदर अब एलएलपी के लिक्विडेशन का प्रोसेस पूछ लिया है. करो ये क्वेश्चन. एलएलपी को लिक्विडेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे. ऑप्शन के हिसाब से देखो ए सी या ई. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, पार्टनर्स की मीटिंग या फिलिंग द रेजोल्यूशन विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंकरप्सी ऑफ इंडिया, बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. सबसे पहले आप क्या करोगे अगर आपको एलएलपी को एक तरीके से डिसॉल्व करना है, खत्म करना है, लिक्विडेट करना है. सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जी हमारे पास नहीं बची फूटी कोड़ी. सॉल्वेंसी डिक्लेयर करोगे. सॉल्वेंसी डिक्लेयर हो गई. आपने ये बोल दिया कि हाँ मुझे बंद करनी है जी. अब बंद करनी है ये बोल तो दिया. अब बंद करनी है बोलने के बाद जो बंद करेगा लिक्विडेटर को अपॉइंट करो. ऐसे ही बंद थोड़ी ना हो जाएगी. प्रॉपर एक प्रोफेशनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे. दिस इज फर्स्ट. दिस इज सेकंड. जब आपने लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लिया तो पहले जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं पहले उनकी मीटिंग होगी. फिर जो बचे कुचे टिक्के पिक्के पार्टनर हैं फिर उनकी मीटिंग होगी. पहले आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर की मीटिंग होगी,
फिर आपके बाकी पार्टनर की मीटिंग होगी, लास्ट में आप इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये बोल दोगे कि हाँ भाई हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, आपकी इंसॉल्वेंसी फाइल हो जाएगी और आपकी एलएलपी जो है वो बंद हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हियर। आपको कंफ्यूजन हो सकती थी बिल्कुल, क्योंकि देखो सबसे लास्ट में तो ई आएगा, इसको आप रिमूव कर दो। अब ए या सी, आप कह सकते थे मैम पहले पार्टनर्स आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मीटिंग से अगर सॉल्यूशन निकल गया तो ठीक है, सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर हम एक तरीके से सॉल्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पार्टनर्स आपके हर तरीके के होते हैं, जूनियर सीनियर, किसी ने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने कुछ। हर पार्टनर इतना लाइबल नहीं होता, या हर एक पार्टनर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता कि आपकी कंपनी को लिक्विडेट करना है या नहीं करना। तो इस बेसिस पे आप ऑप्शन सी को ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते थे कि पार्टनर्स की मीटिंग, पार्टनर की मीटिंग नहीं हो सकती, या डेजिग्नेटेड पार्टनर की मीटिंग कह सकते हो आप, बट पार्टनर की मीटिंग तो नहीं होगी पहले। अब अगेन ऑप्शन ए एंड सी में कंफ्यूजन आती। अब बी या डी, बी में दे रखा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की मीटिंग, और डी में दे रखा है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करना और आइडेंटिफाई करना। इसमें भी अगेन आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंसी तो डिक्लेयर कर दी। अब सॉल्वेंसी ही डिक्लेयर कर दी तो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर की मीटिंग में तुम क्या डिस्कस करना चाह रहे हो भाई? जब तुमने ये सॉल्वेंसी ही बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया तो सीधा लिक्विडेटर को बुलाओ, लिक्विडेटर के साथ बात करो। अब जब तुमने ये मान लिया कि मुझे ये रिश्ता रखना ही नहीं है तो बिचौलिया को बुलाओ, डिवोर्स लो, साइड में हटो। फनी हो गया ना थोड़ा सा, बट ऑल राइट। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो सबसे पहले आपने जब सॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी उसके बाद तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की मीटिंग की कोई सेंस नहीं बची ना। अब तो लिक्विडेटर जो आएगा उसके साथ मीटिंग करेगी कि हाँ भाई लिक्विडेटर तू बता तू कितना पैसा लेगा। पहले लिक्विडेटर को ढूंढ लो, फिर लिक्विडेटर के साथ उसकी मीटिंग कर लो, फिर बाकी पार्टनर्स को बता दो कि हम ऐसे ऐसे 2 महीने के अंदर कंपनी बंद करने वाले, अपनी अपनी जॉब ढूंढ लो, या जो भी एम्प्लॉयज है उनको बता दो। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बेसिस पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक तीसरा अकाउंट भी बनता है, कोई बता सकता है कौन सा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक तीसरा अकाउंट भी बनता है, जिसको पता है फटाफट कमेंट करो, मैं उसकी फर्स्ट कमेंट को पिन करूंगी। जिसको पता है फटाफट बताओ। देखो, करंट अकाउंट के अंदर डेली बेसिस की चीजें का आदान प्रदान होता है, मतलब एक तरीके से एक साल के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं। अब करंट अकाउंट के अंदर दो चीजें आती हैं, करंट अकाउंट के अंदर गुड्स भी आती हैं और सर्विसेज भी आती हैं, साथ में इवन यूनिलेटरल पेमेंट जो होती है वो भी करंट अकाउंट के अंदर बनती है। प्लस एक कंफ्यूजन और रहती है, इंटरेस्ट। अगर आपने कोई पैसा उधार ले रखा है या दे रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। लेकिन जो वो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है, या आपने किसी से उधार ले रखा है तो जो वो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी, लेकिन उस लोन का पैसा आपको चुकाना है तो इंटरेस्ट की अमाउंट करंट अकाउंट के अंदर जाते हैं। ये चीज भी याद रखना। गुड्स, करंट अकाउंट के अंदर जो गुड्स वाला पार्ट है ना उसका हमने एक और नाम दिया है, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान रखना ये भी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर होता है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। बैलेंसिंग आइटम के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है
तो वो चीज आपकी आती है। एरर एंड ओमिशन अकाउंट बनता है आपका। कैपिटल अकाउंट के अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल आता है, एंड करंट अकाउंट के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें आती हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन की आपकी मैचिंग बनेगी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए इज हियर द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट। Who can file petition to the tribunal for winding up of a LLP? LLP को वाइंडिंग अप की पेटिशन कौन कौन फाइल कर सकता है? जो क्रेडिटर्स हैं, क्या वो फाइल कर सकते हैं? LLP और एनी पार्टनर फाइल कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान देना। क्या कोई भी LLP का पार्टनर फाइल कर सकता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, LLP जो है वैसे तो वो एक पार्टनरशिप है, लेकिन LLP का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो आपका कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ होता है। तो क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फाइल कर सकती है? फिर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है तो वो फाइल कर सकता है। या कोई भी वॉलेंट्री एसोसिएशन, कोई भी वॉलेंट्री मतलब शाबाश, कोई भी वॉलेंट्री आएगा, एसोसिएशन बनाएगा और तुम्हारी कंपनी को बंद करके जाएगा। इस ऑप्शन को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, कत्तई बकवास। इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, कत्तई बकवास बात कर रहा है ये तो। फिर बात करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपकी कंपनी को वाइंड अप करवा सकते हैं? अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसा आप उनको पे नहीं करते हो, वो आपसे पैसा मांगे जा रहे हैं और आप उनका पैसा नहीं चुका रहे हो, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो आपकी कंपनी को बंद करके अपना पैसा चुकाने, अपना पैसे की भरपाई करने का नोटिस आपको बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। मेरे को जो डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे है स्टेटमेंट नंबर बी पे। ये एनी पार्टनर वाली चीज मुझे थोड़ी सी कम हजम हुई है, बट एज पर अगर हमें ऑप्शन जाना पड़े तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें ऑप्शन बी ना दिया हो। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आई बात? आगे आ जाओ। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 44 AD और 44 ADA किस चीज के सेक्शन है? किस चीज के सेक्शन है ये आपके? कौन सा टैक्सेशन के सेक्शन है ये? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मैम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है बेटा कि देखो, टैक्स को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं है। आपका बिजनेस है और आप कहते हो बिजनेस इनकम टैक्स के अंदर जो ये इतनी सारी एक तरीके से डिडक्शन दे रखी है, मेरे को नहीं समझ में आती, मैं कैसे क्या करूं। मेरे को तो सीधा सीधा बता दो कि इतनी इनकम है तो तेरा इतना टैक्स बनेगा, इतनी इनकम है तो तेरा इतना टैक्स बनेगा। तो उसके लिए प्रिजम्पटिव सेक्शंस आए हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कंसेप्ट आया है। समझ में आया? सेक्शन 44 AD, ADA और AE, ये तीन सेक्शन बनते हैं आपके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के। 44 AD, ADA और AE। 44 ADA एप्लीकेबल होता है किसी भी रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्म या HUF पे। इंडिविजुअल, HUF या फर्म पे।
ये सेक्शन बोलता क्या, अरे यहां आपको बोला जाता है अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको इस टर्नओवर के ऊपर 8% टैक्स देना पड़ेगा। मैं इसको एक अलग पेज पे ही बताती हूँ, ध्यान से समझना। सेक्शन है आपका 44 AD। एडीए इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको कब टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है। कितना टैक्स देना पड़ेगा इस केस में मुझे, इस केस में मुझे देना पड़ेगा 8% टैक्स। किसका? टोटल टर्नओवर का। मुझे नहीं पता, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप इसके सॉरी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, 2 करोड़ तक है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो जितना भी टर्नओवर है उसका 8% आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्लस इसमें एक कंडीशन और है, अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक है, इस कंडीशन के साथ एक एडिशनल है, ये 3 करोड़ वाली लिमिट आपके लिए सिर्फ जब आएगी जब आपकी 95% या उससे ज्यादा पेमेंट डिजिटल पेमेंट हो। तो इस केस के अंदर भी आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की स्लैब के अंदर आ सकते हैं एंड यहाँ पे आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 6% ऑफ द टोटल टर्नओवर। समझ में आया ये बात? समझ में आई ये बात? उसके बाद सेक्शन 44 ADA क्या बोलता है? 44 ADA, सेक्शन 444 ADA आपको बोलता है, अगेन इंडिविजुअल एंड फर्म के लिए होता है, ये HUF के लिए भी नहीं होता, इंडिविजुअल और फर्म पे एप्लीकेबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ। यहां आपको बोला जाता है, ये तो था बिजनेस के केस में, ये तो था आपका बिजनेस के केस में। ADA है आपका प्रोफेशन का, प्रोफेशन का। यहां बोला जाता है कि अगर आपका आपका जो भी प्रोफेशन है उसकी ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख तक है, 50 लाख तक है, तो आपकी ग्रोस रिसिप्ट का 50% आपको एज ए टैक्स, एज ए अपना प्रॉफिट मान के उस पे टैक्स देना है। ग्रोस रिसिप्ट अगर 50 लाख तक है तो इस 50 लाख का 50% का आपको प्रॉफिट मान के उस पे टैक्स देना है। समझ में आया? वहीं पे कुछ एडिशनल, अगर ग्रोस रिसिप्ट 75 लाख तक है, वही एडिशनल 95% से ज्यादा पेमेंट जो है और जो रिसिप्ट है वो डिजिटल पेमेंट या डिजिटल रिसिप्ट है, तो ये कंडीशन अगर आपके फुलफिल होती है तो इसमें भी सेम वही है, आपको 50% अपना प्रॉफिट मान के उस पे टैक्स देना है। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अब आपसे। क्वेश्चन में एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन पूछी गई है। जो एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन है वो सेक्शन 44 AD और ADA के लिए एक ही बारी की है कि आपको अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले 100% पूरा कर देना है। बट जो AE है, AE
उन बिजनेसेस के लिए है जो कैरीज का बिजनेस करते हैं, लोडिंग का बिजनेस करते हैं, ट्रक रखते हैं बहुत बड़े बड़े या ट्रैक्टर वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर आपका एई 44 AE सेक्शन एप्लीकेबल होता है। 44 AE सेक्शन के लिए जो एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन है वो 4 होती है, याद रखना। एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन इसकी जो बेसिक 4 होती है ना, वो चारों की चारों एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन एडीए के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। 4 कौन कौन सी हैं? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। समझ में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि कोई भी एसएससी एक्सेप्ट द एलिजिबल एसएससी इन द रिस्पेक्ट, वेट वेट वेट, मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने, गलत क्या पढ़ लिया, आंसर दे दिया सीधा। कोई भी एसएससी एक्सेप्ट 44 एडी और एई के मस्ट पे अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स। 75% ऑफ एडवांस टैक्स उसको 15 दिसंबर तक पे करना पड़ता है। 15 जून तक उसे 15% एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। 15 सितंबर तक उसे 45% पे करना पड़ता है। 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक उसको 100% एडवांस टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे ये पूछा था कि 75% एडवांस टैक्स कब तक पे करना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सारा सब कुछ बता दिया मैंने इससे रिलेटेड आपको। लो लो लो, ये देख लो, यहाँ लिख रखा है मैंने, मेरे को याद ही नहीं रहता, यहाँ मैं बैठी और मैं सीधा लिखती चली जाती हूँ, है ना। चलो आगे चले अब। क्वेश्चन नंबर 80, डिडक्शंस, अगेन इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। सेक्शन 80C से 80U, सेक्शन 80C से 80U के अंदर आपके डिडक्शंस आती हैं। कौन से डिडक्शन के अंदर क्या बोला गया है वो आपसे पूछा गया है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस बता दो एक बार मुझे, या फिर मैं रिवाइज करवाऊं, सारी के सारे डिडक्शन आप लोगों को। सेक्शन 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर ना कुछ आपके प्रोविडेंट फंड्स बताए हैं, कुछ आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स बताए हैं। इन सब के ऊपर आपको डिडक्शन दी जाती है 1,50,000 तक की, 1,50,000 तक की एक तरीके से डिडक्शन दी जाती है, कुछ गवर्नमेंट के फंड्स होती हैं। फिर है आपका 80CCC, 80CCC, 80CCC के अंदर बेसिकली ओनली एंड ओनली पेंशन फंड है। इसके अंदर प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस चीजें थी, इसमें पेंशन फंड है, कुछ गवर्नमेंट के पेंशन फंड हैं। अगर आप उनके अंदर कंट्रीब्यूट करते हो तो अगेन आपको 1,50,000 तक की डिडक्शन दी जाती है। बट ये याद रखें, ये इंक्लूडिंग द ओवरऑल लिमिट है, या तो यहाँ पे डिडक्शन ले लो या यहाँ पे डिडक्शन ले लो, ये दोनों डिडक्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगी। जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है ना वो आपको सेक्शन 80CCD 1B की मिलेगी। सेक्शन CCD 1, 80CCD 1B के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। 1B के एक सेकेंड, 80CCD 1B, ये है आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। यहाँ पे आपको 50,000 तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है। फिर 80CCH2, 80CCH, 80CCH के अंदर आपका अग्निवीर फंड के अंदर तुम पैसा लगाते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है। अग्निवीर फंड के अंदर कितनी डिडक्शन मिलती है? जितना पैसा लगाते हो सारी की सारी डिडक्शन मिल जाती है। फिर है 80D,
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का है ये। 80D है आपका। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हो तो उस पे आपको 1 लाख तक के डिडक्शन मिलती है। और अगर कोई 60+ है यानी सीनियर सिटीजन है आपकी फैमिली मेंबर जिसका आपने लिया है तो उसमें 1,20,000 तक के डिडक्शन मिल जाती है। फिर है 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन। यहाँ पे अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हो तो एजुकेशन लोन के जो इंटरेस्ट की अमाउंट आप पे कर रहे हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। फिर है 80G। 80G अगर आप कोई फंड या चैरिटी में कहीं एनजीओ में डोनेट करते हो, कुछ केसेस के अंदर आपको ये 50% तक की डिडक्शन मिलती है, कुछ केसेस में 100% तक की डिडक्शन भी मिल जाती है, डिपेंड्स ऑन। ये जो सेक्शन है ना 80GGA GGB ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज्यादा यूज भी इन्हीं का किया जाता है। 80G 80GGA 80GGB यूज इन द सेंस जो हमने अभी पढ़ा ना टैक्स अवॉइडेंस, तो टैक्स अवॉइडेंस में सबसे ज्यादा इन सेक्शन का यूज किया जाता है क्योंकि ये सेक्शन आपके ज्यादातर चैरिटी से रिलेटेड है। 80G आपको ये बोलता है अगर आप हाउस रेंट पे करते हो, अगर आप हाउस रेंट पे करते हो तो उसमें कुछ लिमिट तक आपको डिडक्शन मिल जाती है, डिपेंड कि हाउस रेंट आपका कब वो कब का है, मतलब HRA आपका। 80GGA के अंदर है अगर आप डोनेशन देते हो फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कोई डोनेशन देते हो तो आपको 100% की डिडक्शन मिल जाती है। GGB के अंदर है आप एक कंपनी हो, यू आर ए कंपनी और एज ए कंपनी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो उसमें भी आपकी 100% तक की आपको डिडक्शन मिल जाती है। और आप कंपनी नहीं कोई नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन हो तो उस केस के अंदर भी आपको 100% तक की डिडक्शन मिल जाती है अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो। समझ में आया मैं क्यों कह रही थी कि ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन सेक्शंस को मैच कर लो। अब डी ऑप्शन 80D हमने 80D अभी पढ़ा है, अग्निपथ स्कीम पढ़ा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए यू आएगा आपका। इन केस ऑफ पर्सन इज डिसेबल, अगर पर्सन खुद ही डिसेबल है, अगर पर्सन खुद डिसेबल है तो उस डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी का आता है यू ई। एक सेकेंड, इंटरेस्ट अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लेते हो तो आपका ई आता है, पर्सन खुद डिसेबल है तो यू आता है, डिपेंडेंट डिसेबल है तो डी आता है और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपका 80D आएगा और अग्निपथ स्कीम CCH2। इसको याद रख लेना भाई, इसमें कंफ्यूजन मुझे भी होती है बट याद रखनी पड़ेगी जो भी। अब तो आगे आ जाओ। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity issued at discount by the credit worthy corporate। सबसे मेन कीवर्ड, सबसे मेन कीवर्ड प्राइमरी डील एंड ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज। कौन सा ऐसा शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है जिसको एक क्रेडिट वर्थी कंपनीज जो है वो डिस्काउंट पे इशू करती हैं, फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो मैच्योर होके उसको एक तरीके से
दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इज नोन एज द कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एक तरीके का ऐसा शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है जो कि क्रेडिट वर्थी कंपनीज डिस्काउंट पे इशू करके जो रिडीम करती है वो पार वैल्यू पे करती है। डिस्काउंट और पार वैल्यू के बीच का जो फर्क होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। टर्शरी बिल जो है वो आपका आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। दैट्स वाई इट इज हाईली सिक्योर्ड। हाईली सिक्योर्ड होता है ये आपका। समझ में आया? ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आपका रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये चीजें आती हैं। साथ में बहुत और भी आते हैं, अभी मेरे माइंड में इतनी है। क्वालिटेटिव के अंदर आपका मोरल सुजेन आता है और क्या क्या आता है, चलो आगे टॉपिक आएगा ना तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन घर से पढ़ के आना थोड़ा सा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। जो नेक्स्ट पेपर है उसमें हम इसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इस पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। What is the harmonic mean of a two number whose arithmetic mean and geometric mean is this? Arithmetic mean दे रखा है 30, geometric mean दे रखा है 24। हार्मोनिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ये होता है। ज्योमेट्रिक मीन मेरे को दे रखा है 24, अर्थमेटिक मीन मेरे को दे रखा है 30, तो हार्मोनिक मीन मेरे को निकालना है, ये इसका स्केयर आएगा। 24 का स्केयर, इतनी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, मुझे भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा भाई। 4 4 16 का 6 सेंसी लगे, 4 2 8 1 9, 4 2 8, 2 2 4, 6 8 8 16 और 1 17, 576। 576 डिवाइडेड बाय 30, ये कर लेना। मैं सीधा इसका करेक्ट आंसर आपका 19.2 आएगा, कैलकुलेट कर लेना इसे। फॉर्मूला मेरे को मेन मोटिव ये था कि तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, जो कि मैंने बता दिया। दैट इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन टू हार्मोनिक मीन। इस रिलेशनशिप पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दो बार आंख बंद करके बोलो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। इस तरीके से चीजें याद किया करो, मैं भी ऐसे याद करती हूँ। A company has 10% 20 लाख डिबेंचर, ईबीआईटी कंपनी की 5 लाख है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 16% है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? नाइस क्वेश्चन। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन है आपका। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ईबीआईटी दे रखा है 5 लाख, डिबेंचर दे रखे हैं आपके 20 लाख के, 20 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट हो गया, तो जो इस 20 लाख के डिबेंचर का इंटरेस्ट बनेगा, ये इंटरेस्ट आपका 2 लाख रुपीस बनेगा। यस मैम। अब ईबीआईटी है आपका 5 लाख, तो नेट इनकम कितनी आएगी? नेट इनकम आपके यहाँ पे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके 3 लाख आएगी।
EBIT माइनस इंटरेस्ट करके नेट इनकम आपकी 3 लाख आ जाएगी। अब जब नेट इनकम मेरी आ चुकी है तो नेट इनकम से मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकती हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, market value of equity, that is 3 lakh divided by equity capitalization rate. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 16% है तो ये आपका 0.16 आ जाएगा। 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1 2 3, इसको कैलकुलेट कर लेना। ये 18,75,000, सॉरी 18,75,000, हाँ 18,75,000 आएगा। अब हमें निकालनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए मुझे चाहिए टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू में से इक्विटी की वैल्यू मेरी ये आ गई, इक्विटी है मेरी 18,75,000, डेट की वैल्यू मेरे को दे रखी है दैट इज 20 लाख। तो जो टोटल आपकी आ जाएगी, टोटल आ जाएगी आपकी 18,75,000 प्लस 20 लाख, तो ये आपकी 38,75,000, ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई। अब इस टोटल वैल्यू को आपको एक तरीके से डिवाइड करना है EBIT से, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए EBIT डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू होती है। EBIT कितना था? EBIT हमारा यहाँ 5 लाख है। EBIT इज हियर आवर 5 लाख, टोटल वैल्यू है 38,75,000। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 0 से 0 गई। इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ, ये आएगा आपका अरे 12.9, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 12.9। ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन में बिल्कुल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या ये चीज तुम्हें थोड़ी सी समझ में आई है? क्या मैं दोबारा से बताऊं? क्या मैं दोबारा से बताऊं? थोड़ी सी बता देती हूँ, सुन लो एक बार, थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी। अगर आई है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो और आ जाएगी समझ में। ओ, देखो मेरे को निकालनी है यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलती हूँ, के ओ से रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे बिजनेस के अंदर दो तरीके के आपके सोर्सेज है कैपिटल के। एक है आपका इक्विटी कैपिटल का, दूसरा सोर्स आपका डेट। इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर देयर आर द टू सोर्स जो मेरे को क्वेश्चन में दिए हैं। दो सोर्स है मेरे पास कैपिटल के, कुछ पैसा मैंने इक्विटी से रेज किया है, कुछ पैसा मैंने डेट से रेज किया है। जो जितना पैसा मैंने डेट से रेज किया है, अरे भाई, वो है आपका 20 लाख। डेट से मैंने कितना पैसा लिया है? वो लिया है 20 लाख रुपीस। 20 लाख के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 10%। तो मेरी कॉस्ट हो गई यहाँ पे 2 लाख रुपीस। क्या मेरी ये डेट की कॉस्ट निकल गई? अब आओ इक्विटी के ऊपर। इक्विटी का आपको कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, इक्विटी की आपको वैल्यू नहीं दे रखी। तो इक्विटी कैसे निकालोगे? इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए नेट इनकम। आपको चाहिए क्या? नेट इनकम। मतलब एक्चुअली में इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद आपकी वैल्यू क्या बनी?
तो आपकी जो नेट इनकम, जिसको मैं प्रॉफिट भी बोल सकती हूँ, सारा इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के, अगर यहाँ टैक्स दे रखा होता ना तो इसमें से मैं ईबीआईटी में से टैक्स भी माइनस करती, बट यहाँ पे टैक्स दे नहीं रखा तो मैं खाली यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करूंगी। तो ईबीआईटी आपका 5 लाख दे रखा है। नेट इनकम का फॉर्मूला होता है आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ये आपका 5 लाख है। इंटरेस्ट आपने अभी देखा 2 लाख आएगा, तो आपकी नेट इनकम जो है वो आपकी 3 लाख आ जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? नेट इनकम मेरी 3 लाख आ गई। अब मार्केट की वैल्यू निकालने के लिए, इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्विटी का रेट दे रखा है ना, उससे डिवाइड कर दो। तो जब आप इस 3 लाख को 0.16 से डिवाइड करोगे तो यहां आपके पास इक्विटी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो आई है 18,75,000। क्या आपको ये पता चल गया मेरे पास डेट कितना है? क्या आपको ये पता चल गया मेरे पास इक्विटी कितनी है? यस। क्या आपके पास ये पता चल गया कि मेरे फर्म के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों सोर्सेस के मिला के कितनी है? कितनी बनेगी? ये बनेगी आपकी 38,75,000। क्या ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई? मतलब टोटल खर्चा जो आपका लगा हुआ है। अब अगर मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, ईबीआईटी अपॉन टोटल वैल्यू। ईबीआईटी था आपका 5 लाख, डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू से, आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाएगी। मेनली इसमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए थे आपको, और सबसे मेन है इक्विटी की ये वैल्यू निकालना। इस क्वेश्चन को 2 बार और प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बैक करके देख लो एक बार, बट दिस क्वेश्चन इज लिटरली गुड एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। अरे भाई लो, अगर किसी का कुछ छूटा है मेरी इधर उधर होने के चक्कर में तो लो, देख लो, कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चले आगे। इलास्टिसिटी, अगेन इलास्टिसिटी का आपका प्रैक्टिकल, अब ये पूरा ही हिल गया, शाबाश, हिल जा तू। यूं 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 परेशान होती हूँ मैं, यूं यूं। चलो, चलता है इतना तो, कुछ न्यू शुरू किया है तो इतना तो सीख लेंगे हम भी धीरे धीरे। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज 100 to 60 per unit if the price elasticity of demand is 1.5। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड थी 30 यूनिट, व्हाट विल बी द न्यू क्वांटिटी डिमांड? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हो, जो होता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलता है? आपकी न्यू क्वांटिटी माइनस करो ओल्ड क्वांटिटी को, डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सारी वैल्यू पुट करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी भी इवन आपको दे रखी है, प्राइस इलास्टिसिटी भी ये आपको 1.5 दे रखी है। ओरिजिनली क्वांटिटी 30 थी, न्यू क्वांटिटी आपको निकालनी है। ये क्यू ओ जो है इसकी वैल्यू है यहाँ पे 30, इसकी वैल्यू है आपकी 30 यूनिट। प्राइस आपको ओल्ड एंड न्यू दोनों दे रखे हैं। जो आपका न्यू प्राइस है वो तो है 60, पहले प्राइस था आपका 100। सिर्फ वैल्यू रख के निकालनी है, निकाल लोगे ये तो अब पूरा ही सॉल्व करवा दिया मैंने, हो जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर 48 आएगा। अगर किसी को डाउट लगता है तो दोबारा से पूछ लेना। गॉट इट? आगे चलूं? चलो आ जाओ। Which of the following is not the element of micro environment? टेक्नोलॉजी, पेस्टल मैक्रो में पड़ा है, मैक्रो एनवायरमेंट में पड़ा है ना, यानी कि एक्सटर्नल में पड़ा है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, दीज आर ऑल द मैक्रो एनवायरमेंट। एंड बाकी कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये आपके माइक्रो एनवायरमेंट के पार्ट होते हैं। इजी बीजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है। आ जाओ आगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन का प्रोसेस बता दो। मेजरमेंट, टेक्निक, सिलेक्शन, रिसर्च अप्रोच, सिलेक्शन, डाटा कलेक्शन, सैंपल डिजाइन, डाटा एनालिसिस एंड मेथड। ए, बी, सी या डी? ई तो सबसे पहले आएगा नहीं। इनमें से देखो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। सबसे पहले आप सीधा डाटा तो कलेक्ट नहीं कर सकते, सीधा डाटा कलेक्शन टेक्निक पे तो नहीं जाओगे, पहले तो सैंपल डिजाइन एंड ऑल ही देखोगे, रिसर्च अप्रोच देखोगे। क्या सबसे पहले आप रिसर्च अप्रोच देखोगे कि कौन सी अप्रोच आपको यूज करनी है? हाँ जी। रिसर्च अप्रोच के बाद देखूंगा कि मेजरमेंट, टेक्निक, सिलेक्शन कौन सी आप यूज करेंगे। बिल्कुल। फिर आप देखेंगे सैंपल डिजाइन, सिलेक्शन। सैंपल डिजाइन जब आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप आओगे डाटा कलेक्शन एंड लास्ट में आप डाटा को एनालाइज कर लोगे। इजी बीजी क्वेश्चन है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट आपको सेट करना था, बहुत इजी तरीके से हो जाता। जब तक आपको रिसर्च अप्रोच ही नहीं पता तो विदाउट एनी अप्रोच आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब आपको यही नहीं पता कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, तो कहाँ से आप डाटा कलेक्ट करोगे, कौन सा सैंपल लोगे, सारी चीजें आ ही नहीं सकती। तो फर्स्ट एंड लास्ट को सेट करके आपका ये आंसर निकल सकता था। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है। प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू। एन्यूटी का मतलब क्या होता है? एक ये टर्म दी है एन्यूटी, ये एन्यूटी का मतलब क्या होता है भाई? एन्यूटी का मतलब एक तरीके से आप ले सकते हो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे जो आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है ना, दैट इज नोन एज एन्यूटी। समझ में आया? उसको हम एन्यूटी बोलते हैं। फॉर्मूलास दे रखे हैं, आपको मैच करना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मुझे, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो भी मेरा कैश फ्लो है उससे मैं जो मेरा एक तरीके से डिस्काउंट रेट बनेगा उसको डिवाइड कर दूंगा, करंट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। वहीं पे उसी रेट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आज की प्रेजेंट वैल्यू के साथ, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी। अरे इतना सोच लो बस, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मेरी कम होगी या ज्यादा होगी? सेम विद फ्यूचर वैल्यू मेरी कम होगी या ज्यादा होगी? उस हिसाब से देखो, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो वैल्यू घटेगी, मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। तो आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर में जाकर उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? समझ में आया? अगर फॉर्मूला भी नहीं आता ना तो भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को तो। और यहां आपको सीधा सीधा दे ही रखा है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। इसमें भी गलती करोगे क्या? अगर फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी पूछी है तो ये मैच कर दो, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है तो पी से मैच कर दो। 2143 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आया क्या? या दोबारा से बताओ, मेरी आज मेरे पास ना आज पैसा है, कितना पैसा है मेरे पास? है 10,000 रुपया।
मेरे को ये बताओ फ्यूचर में इस 10,000 रुपए की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? आज इस 10,000 रुपए से फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्राईपोड तो टेबल ले लो, इतना भी महंगा नहीं करेंगे ट्राईपोड को, मैं एक टेबल या बेंच खरीद सकती हूँ। क्या वही टेबल या वही बेंच इसी 10,000 रुपए से क्या मैं फ्यूचर में खरीद पाऊंगी? नहीं खरीद पाऊंगी। क्योंकि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैडम? 12,000 हो जाएगी। तो वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? इन टर्म्स ऑफ मनी निकालनी है तुम्हें। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो बेसिक वीक है बेटा, कैपिटल बजटिंग वाले टॉपिक करो, उसमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सब कुछ आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 88, which of the following statement are correct? If a company is an Indian company, it will automatically कंसीडर एज ए डोमेस्टिक कंपनी। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो क्या उसको डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा? इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन कंपनी का मतलब ये है कि इंडिया का जो कंपनी एक्ट 2013 है ये उसके अंदर रजिस्टर्ड है, ये उसके अंदर एक तरीके से इनकॉर्पोरेट है, तो उस कंपनी को हम हमेशा डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे। इनकम टैक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। इन कंपनी के रेसिडेंट स्टेटस से रिलेटेड आपके फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है। आगे आ जाओ। फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब ये है कि वो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, जो डोमेस्टिक नहीं है, क्या हम उसको फॉरेन कंपनी बोल देंगे? हाँ, या तो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। बीच बीच की कंपनी का क्या सीन है? कुछ भी नहीं, या तो फॉरेन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी। बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ। The resident status of Indian company can be non-resident। अगर कोई इंडिया की कंपनी है, क्या उसका किसी तरीके से रेसिडेंट स्टेटस नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे वो इंडिया के अंदर काम कर रही हो, चाहे वो इंडिया से बाहर काम कर रही हो, चाहे उसके सारे एम्प्लॉयर इंडिया के हो, चाहे उसके सारे एम्प्लॉयर बाहर के हो, चाहे उसका सारा काम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से कहीं दूसरी कंट्री से हो रहा है, अगर वो इंडियन कंपनी है, इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है, दिस कंपनी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस कंपनी को हम नॉन रेसिडेंट कंपनी नहीं कह सकते। समझ में आया? आगे आ जाओ। रेसिडेंट स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी कैन नेवर बी रेसिडेंट इन इंडिया। क्या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर कभी भी रेसिडेंट नहीं हो सकती? क्या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर कभी भी रेसिडेंट नहीं हो सकती? हो सकती है। कब हो सकती है? अगर उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो हम उस कंपनी को इंडियन कंपनी कंसीडर कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। आगे आ जाओ। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ कंपनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ कंपनी रेसिडेंट। हाँ, अगर कोई कंपनी रेसिडेंट और उसकी कोई फॉरेन इनकम आई है तो वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। बिकॉज देखो इंडिया के अंदर कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं उसका एक मात्र निचोड़ निकाल लो। या तो पैसे का कनेक्शन इंडिया से हो, या पैसे कमाने वाले पर्सन का कनेक्शन इंडिया से हो। दोनों में से अगर एक चीज भी सेट हो गई तो उस पैसे के ऊपर इंडिया टैक्स मांग लेगा। यहां पे हमारा पर्सन यानी कि कंपनी का कनेक्शन इंडिया से हो गया। इनकम चाहे फॉरेन की है, कंपनी का कनेक्शन इंडिया से होगा तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज यू आर द इंडियन कंपनी। तो ऑप्शन ए, बी एंड ई इसका करेक्ट आंसर बनेगा। गॉट इट? आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट? स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है।
रिग्रेशन कॉफिशिएंट की प्रॉपर्टीज पूछी गई है। रिग्रेशन कॉरिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इनकी प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनता है हमेशा। रिग्रेशन कॉफिशिएंट, a coefficient of the coefficient of correlation and the two regression coefficient have the same sign. Is this property of regression coefficient and how can you prove it? क्या ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क में दे दूं, क्योंकि आगे फिर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या ये क्वेश्चन आज का होमवर्क में दे दूं? डेली एक ही होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, ज्यादा नहीं देती, बताया करो, आंसर दिया करो। ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में ले लो, इसकी विद एग्जाम्पल हम विद फॉर्मूलाज हम इन चीजों को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। गॉट इट? आगे आ जाओ, ये बता दो डबल टैक्सेशन का प्रोविजन है। देखो डबल टैक्सेशन प्रोविजन कैसे आता है, ये कंपनी जो है वो फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर होगा तो इंडिया टैक्स मांगेगा, इंडिया टैक्स मांगेगा। फॉरेन कंपनी है तो जो फॉरेन कंपनी फॉर एग्जांपल यूएसए की है तो यूएसए टैक्स मांगेगा, तो ये कंपनी कहेगी हाय रब्बा हाय मैं किस किस को टैक्स दूं, तो एक ही इनकम पे मैं दो दो बार कैसे टैक्स दे दूं। तो इस परेशानी के सॉल्यूशन के लिए आया है आपका डबल टैक्सेशन के प्रोविजंस। Which of the following requirement have to be satisfied in order that an assessee is entitled to claim deduction under the section 92 आता है, ये 92E के अंदर, 9E नहीं है, ये 92E ऑफ डबल टैक्सेशन इनकम। अगर आपको डबल टैक्सेशन इनकम का एक तरीके से डिडक्शन लेनी है तो आपके कुछ ये कंडीशंस है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम मान लेंगे कि हाँ आप कहीं और टैक्स दे चुके हो, अब आपको इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन आपसे ये पूछा गया है? If SSC must have non-resident in India in the relevant previous year, अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर तो उसको तो नॉन रेसिडेंट है। हाँ, अगर रेसिडेंट हो जाएगा फिर तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, रेसिडेंट हो जाएगा तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर नॉन रेसिडेंट है तो हम सोच सकते हैं। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इनकम मस्ट हैव बीन एक्रू और अराइज टू हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन इंडिया। इनकम का कनेक्शन इंडिया से हो गया, इनकम का कनेक्शन अगर इंडिया से हो गया तो तुझे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इनकम बाहर की है तो हम सोच सकते हैं कि तेरे से टैक्स लेना ले। फिर आ जाओ, in respect of that income which accrue or arise outside India, he must have paid by deduction, otherwise tax under the law is force the country in the question। यहां पे आपको सिंपल ये बताया गया है कि जो भी आपकी वो इनकम है उस कंपनी उस इनकम के कंटेक्स के अंदर अगर आपने बाहर किसी कंट्री के अंदर पैसा पे कर दिया है तो हम उसकी डिडक्शन आपको दे देंगे। अगर वहां आपने पैसा पे नहीं किया है तो हम आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी, डी और ई ही बनेगा। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो कॉम्प्रीहेंशन पे चले। ये है आपका कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए एक मिनट, तुम्हें क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूरा दिखना चाहिए।
मैं खुद को थोड़ा सा वो छोटा कर देती हूँ। हाइट अच्छी है वैसे मेरी, ऐसी बात नहीं है, तो बस इमेज में छोटा कर रही हूँ मैं खुद को। लो, पूरा कॉम इजीली रीडेबल तो है ना, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं इसको कट करके आगे ही वाले पे ले जाती हूँ और तुम इसका साइज बढ़ा के अच्छे से रीड कर लो। नाउ इजीली रीडेबल, करो रीड। एक बार पूरा रीड कर लो, फिर मैं इसका क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। पढ़ लिया पैसेज सभी ने? एक बार मैं भी फटाफट थोड़ा सा रीड करती हूँ साथ में। A mid-sized IT firm in India is facing multiple HR challenges as it expands. The company recently hired 20 employees but is struggling the high attrition, lack of structured training program, weak performance and appraisal system. Employees often feel the overworked and underappreciated, leading to low engagement and motivation. HR Priya want to improve the HR practice by implementing a structured performance appraisal system, launching employee wellness program, and using HR technology for recruitment. However, she faced resistance from the senior management who think those initiatives will increase cost without direct financial benefit. Additionally, employee feedback indicate dissatisfaction with work-life balance and unclear career progression. Some employees also feel that the promotion are biased, that the company lack of proper succession plan. Priya is considering introducing flexible work arrangements, setting up leadership development program and adaptation AI-driven HR analytics to improve decision making. However, she need to convenience top management of the long-term benefit of these changes. मेनली आपको इस पैराग्राफ में ये बताया है कि एक कंपनी है एचआर की जिसने अभी 200 एम्प्लॉय को हायर किया, बट प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय रुकते नहीं हैं। वहां पे एक एचआर है, उसने एक तरीके से प्रपोजल रखा मैनेजमेंट के सामने कि हमें इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए, तो उस प्रपोजल को मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि इस ट्रेनिंग से हमारी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी और एज सच हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ये जो सारे चेंजेस है उसमें प्रिया को एक तरीके से अडॉप्ट करवाना और लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन चेंजेस का टॉप मैनेजमेंट को दिखाना है। तो बेसिकली ये आपका पैसेज बोलता है। अब क्वेश्चंस पे शिफ्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रिया वांट टू यूज एचआर एनालिटिक्स टू प्रेडिक्ट टर्नओवर, व्हिच डाटा शुड शी एनालाइज? अगर प्रिया चाहती है एचआर एनालिटिक्स के बारे में जानना और ये प्रिडिक्ट करना कि ये इतना ज्यादा टर्नओवर क्यों है, तो वो कौन से डाटा को एनालाइज कर सकती है? एम्प्लॉय सोशल मीडिया एंगेजमेंट। देखो, एम्प्लॉय का सोशल मीडिया एंगेजमेंट वो उसका पर्सनल फैक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है इवन हर एम्प्लॉय सोशल मीडिया पे हो, तो बिल्कुल गलत। एट्रिशन ट्रेंड्स एंड एग्जिट इंटरव्यू फीडबैक, हाँ इसको मैं एक बार के लिए ले सकती हूँ, बाकी के ऑप्शन करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने हुए हैं? अगर कम ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू छोड़ के जाएगा। नंबर ऑफ लीव्स टेकन, लीव का रीजन हम देख सकते हैं, बट नंबर ऑफ लीव टेकन से हमें उनके छोड़ के जाने का रीजन नहीं पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट एक्यूरेट ऑप्शन में इसको बी को लूंगी, क्योंकि एग्जिट इंटरव्यू में वो अपना फीडबैक लिखेंगे जिसमें वो कंपनी के बारे में बताएंगे कि उन्हें क्या क्या चीज यहाँ फेस करनी पड़ी और क्या क्या उनका पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस था, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उनके छोड़ के जाने का रीजन क्या था। Next, Priya need to address employee dissatisfaction with career progression. What should her first step?
सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर वो एम्प्लॉय की करियर में प्रोग्रेस देखना चाहती है, एम्प्लॉय का जो ये डिसैटिस्फैक्शन वाला फेज है इसको एड्रेस करके वो उनके करियर को भी इंक्रीज करना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स कंपनी को भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या, एनकरेज करे एम्प्लॉय को फाइंड न्यू जॉब, नई जॉब ढूंढ ले भाई, नहीं अपनी कंपनी में फिर तो हाई एट्रिशन रेट हो जाएंगे। रिड्यूस ट्रेनिंग बजट, ट्रेनिंग बजट से हम उनके डिसैटिस्फैक्शन को और भी बढ़ा देंगे, ये ना हमें कुछ सिखा रहे हैं ना कुछ और, बिल्कुल गलत बात। कंडक्टिंग स्किल गैप एनालिसिस एंड क्रिएटिंग करियर डेवलपमेंट प्लान, यस दिस ऑप्शन इज टोटली ट्रू कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उनके करियर प्रोग्रेशन जो ये करियर उसका बढ़ना चाहिए था, एक ग्रोथ आनी चाहिए थी, तो करियर में ग्रोथ उसकी क्यों नहीं आई। सबसे पहले हम रीजन फाइंड करेंगे, रीजन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैप एनालिसिस, देन हम एक तरीके से उनका करियर डेवलपमेंट प्लान रेडी करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कन्वीनियंस टू कन्वीनियंस, मेरी जी पता नहीं गोते क्यों खा जाते हैं, मतलब उसको मनाना है सीनियर मैनेजमेंट को, इस वर्ड को मैं अभी करंट में प्रोनाउंस पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही, कन्वीन सीनियर मैनेजमेंट को, प्रिया को मनाना है कि वो इस प्रोग्राम के बारे में सोचे, जो ये एचआर के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट का सोचा, एआई ड्रिवन कुछ प्लान उसने बनाए हैं, बट सीनियर मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया ये बोल के कि खर्चा ज्यादा होगा। तो वो किस तरीके से उसे एक तरीके से मना सकती है, आपसे वो पूछा गया है। तो द नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड, बेवकूफी, वो जब मना ही कर दिया तो कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। पॉजिटिव फीडबैक ऑफ कस्टमर, कस्टमर का एम्प्लॉय की ट्रेनिंग दूर दूर तक नाता नहीं, बिल्कुल गलत। फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ एचआर इनिशिएटिव इन बिजनेस ग्रोथ, इस एचआर इनिशिएटिव के जो फाइनेंशियल इंपैक्ट होने वाले हैं बिजनेस की ग्रोथ पे, वो दिखा देंगे कि मैनेजमेंट ने बोला खर्चा होगा, लेकिन अगर प्रिया उस खर्चे के साथ साथ वो फायदा दिखा देगी कि बिजनेस का ऐसी ग्रोथ हो सकती है, तो बिल्कुल मैनेजमेंट उसके बारे में सोच सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एचआर स्ट्रेटेजी कैन हेल्प टू डेवलप फ्यूचर लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एचआर स्ट्रेटेजी जो है वो हेल्प करेगी डेवलप करने के लिए फ्यूचर लीडर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर लीडर कैसे डेवलप हो सकते हैं, आपसे वो पूछ रखा है। तो फ्यूचर लीडर डेवलपमेंट के लिए क्या हम फ्यूचर लीडर जो सीनियर एम्प्लॉय है उसको प्रमोट कर दे, सीनियर के अंदर जरूरी थोड़ी ना है कि वो अच्छा ही करता हो, तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा ऑप्शन या बाकी देख सकते हैं क्योंकि सीनियर है। इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, बिल्कुल गलत। हायरिंग ओनली एक्सटर्नल करोगे खुद के एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। इम्प्लीमेंटिंग इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर मैं एक बढ़िया तरीके का एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आऊंगा तो वो एक सबसे बढ़िया चीज होगी जिससे मुझे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में मेरे फ्यूचर लीडर कौन हो सकते हैं और कौन ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। उस प्रोग्राम के बिहाफ पे मैं इवेल्युएट करूंगा अपने एम्प्लॉयज को। सो दिस ऑप्शन इज टोटली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा इफेक्टिव है एम्प्लॉय के रिटेंशन रेट को, एम्प्लॉय के रिटेंशन रेट को बढ़ाने के लिए और एट्रिशन रेट को कम करने के लिए, मतलब वो ज्यादा लंबे टाइम तक रुके, वो इतनी जल्दी हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाए, तो उसका मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कौन सी है, आपसे वो पूछ रखी है। सबसे पहली है कि मेकिंग रिजाइन प्रोसेस मोर डिफिकल्ट, वो भाग जाएंगे वो भाग जाएंगे, ये जीन जेड है जो कहेंगे जी सुबह अगर हाफ डे लगाओगे तो हाफ डे के बाद ही आएंगे, देखी होंगी ना तुमने रील, तुम वही हो तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग वर्कलोड बेस को, ऑफरिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट से तो जब उनका दिल करेगा वो जाएंगे, उससे ये थोड़ी ना होगा कि वो नहीं जाएंगे, हमें उन्हें कुछ बेटर ऑफर करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो कंपनी में टिके रहें। सो ऑप्शन डी इज हियर द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट पैसेज पे चले मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है आपका रियल स्टेट कंपनी का। डायरेक्टली पढ़ा दूं या टाइम दूं तुम्हें थोड़ा सा, पढ़ोगे
या मैं शुरू कर दूं? चलो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं खींचेंगे और मैक्सिमम आई थिंक 15 मिनट्स के अंदर, 10 to 15 मिनट्स के अंदर हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। द लार्ज रियल स्टेट कंपनी इन इंडिया इज फेसिंग चैलेंज इन राइजिंग द फंड फॉर एक्सपेंशन। एक बड़ी सी कंपनी है रियल स्टेट की, उसको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है फाइनेंस से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड। डिस्पाइट सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी स्ट्रगलिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि कंपनी स्ट्रगल करती है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में, ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट लिक्विडिटी, उसके पास लिक्विडिटी बहुत कम है, ज्यादातर पैसा उसका फिक्स्ड एसेट के अंदर है। कंपनी अर्ली टाइम पे रिलाई करती थी बैंक लोन पे, डेट इंस्ट्रूमेंट पे फाइनेंसिंग के लिए, बट अब उसने कुछ नए ऑप्शंस को ढूंढना शुरू किया। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ है कंपनी का, उसने इवेल्युएट किए डिफरेंट ऑप्शन सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट इक्विटी, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योरिटाइजेशन, मतलब उसने नए नए ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। ठीक है भाई। He is also looking at the evolving role of financial instrument, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज दैट प्रोवाइड फाइनेंसिंग। ठीक है, मतलब भाई अगेन नए नए ऑप्शन ढूंढ रहा है। ही इज कंसर्न अबाउट द वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, उसका एक कंसर्न ये भी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ये वॉलेटिलिटी आती है इससे रिस्क बढ़ सकता है और मेरी कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो अफेक्ट हो सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए द कंपनी प्लान टू कंसल्ट विद द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड एक्सप्लोर न्यू वेंचर ऑफ फंडिंग इंक्लूड ग्रीन बॉन्ड। ये सारे उन्होंने डिस्कस किया और कुछ न्यू वेंचर्स देखे फंडिंग के। कौन कौन से न्यू वेंचर देखे? लाइक ग्रीन बॉन्ड्स देखे, वेंचर कैपिटल देखा। तो जो सीएफओ है उसने नेविगेट किया कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है फाइनेंशियल मार्केट का, तो हम एंश्योर करेंगे कि एक बढ़िया फंडिंग ऑप्शन एक अच्छी कॉस्ट के साथ ही हम उठाएं। तो ठीक है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड बेसिक कंसर्न दे रखा और थ्योरेटिकल है आपका कि अलग अलग ऑप्शन देखे, तो ठीक है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, साथ साथ मैंने हिंदी में आपको समझा ही दिया। क्वेश्चंस पे आ जाओ सीधा। The company is considering corporate bond as a funding option. Which factor is most likely to affect the interest rate of bond? कॉर्पोरेट बॉन्ड को एज ए वो फंडिंग ऑप्शन देखना चाहते हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड पे। इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का डिपेंड करता है क्रेडिट रेटिंग से, ध्यान रखना। इजी है वैसे तो, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का डिपेंड करता है क्रेडिट रेटिंग से। हमने ये कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेस में ये बताया गया है कि जैसे जैसे मैं अपना एक तरीके से डेट ज्यादा ले लूंगा, अगर मैं डेट ज्यादा ले लूंगा तो इन्वेस्टर के मन में डर आ जाएगा जिसकी वजह से मेरा इक्विटी का रेट बढ़ जाएगा। पढ़ा है ना ये चीज कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बना है। बाकी सारे ऑप्शंस एक तरीके से थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टस से सिर्फ आपको दे रखे हैं, कोई रेलेवेंस मुझे इनकी नजर आ नहीं रही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। What would be the main concern of for the company if it has the issue green bond for financing? मेन कंसर्न क्या होगा कंपनी का अगर वो इशू करती है ग्रीन बॉन्ड, किसके लिए? फाइनेंसिंग के लिए। ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी एक तरीके से कह सकते हो कि लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर ही डील करते हैं। तो उसमें होता क्या है मेन, उसमें ये होता है कि ग्रीन बॉन्ड आप सिर्फ वहीं पे एक तरीके से ले सकते हो जब आपकी कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही हो एनवायरमेंट के प्रोस्पेक्टस से। तो इसका एक मेन कंसर्न आपका रहेगा कि इन्वेस्टर लिमिटेड है, बहुत कम इन्वेस्टर मिलेंगे मुझे। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। What is the main advantage of raising capital through venture capital? वेंचर कैपिटल में क्या होता है? वेंचर कैपिटल के अंदर प्राइवेट कैपिटल भी हम इसको बोल के चलते हैं, जहां पे आपका एक तरीके से रिस्क हाई होता है, और रिस्क हाई होता है तो प्रॉफिट भी हाई होता है। और जो वेंचर कैपिटल आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक तरीके से एक्सपर्ट्स होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या मिलेगी वेंचर कैपिटल की? अवॉइड एंड गिव अप ऑनरशिप, ऑनरशिप गिव अप नहीं,
टू एक्सेस एक्सपर्टाइज एंड गाइडेंस फॉर द इन्वेस्टर। अभी बताया ना, एक्सपर्ट होते हैं तो उनकी गाइडेंस आपको साथ साथ मिलती रहेगी, तो ये इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट हाउ द कंपनी रिड्यूस फाइनेंसिंग रिस्क व्हेन रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी। एक वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट है तो उसके अंदर कंपनी कैसे रिड्यूस कर सकती है अपने फाइनेंशियल रिस्क को, जब उसको फंड रेज करना है इक्विटी से तो कैसे रिड्यूस कर सकती है, आपसे ये पूछा गया है। तो इशू ओनली व्हेन मार्केट इज पीक, ऐसा तो हमें कभी पता ही नहीं चलता ना कि मार्केट पीक पे कब है, वो तो एक तरीके से वॉलेटाइल है, हमारे पास इतना थोड़ी ना, मतलब हमारे पास या किसी के पास भी पता नहीं होता। अगर मार्केट के पीक और बूम का ये सारी चीजें हमें पता हो तो किसी भी इन्वेस्टर का लॉस ना हो, वो तो एक तरीके से वॉलेटाइल होती है। तो मार्केट को तो हम ट्रैक इस तरीके से कर ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत। राइजिंग फंड थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड ओनली, मुझे यहाँ पे अपने फाइनेंस रिस्क को रिड्यूस करना है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड अगर मैं लूंगा तो उसका इंटरेस्ट भी तो मुझे लॉन्ग टर्म तक देना पड़ेगा। और इसमें फाइनेंस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इवन ये भी बोला है, जब वो पैसा ज्यादातर इक्विटी से ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड ओनली तो बिल्कुल गलत होगा, क्वेश्चन के साथ ही मैच नहीं हो रही, कोई सेंस ही नहीं बनती। रिड्यूस डिविडेंड पे आउट टू इंक्रीज इंटरनल फंड, डिविडेंड पे आउट को रिड्यूस करना और इंटरनल फंड को इंक्रीज करना। डिविडेंड ही नहीं देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास टिकेंगे क्यों, ये भी गलत है। डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ फंड बाय कॉम्बाइंड डेट एंड इक्विटी, हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है कि हम डाइवर्सिफाइड रखेंगे, ना बहुत ज्यादा इक्विटी रखेंगे ना बहुत ज्यादा डेट रखेंगे, एक फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम चीजों को डाइवर्सिफाइड करके रखेंगे। ये वाला पैसेज ना आपका मेनली, अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का बेसिक पता है तो आप इस चैप्टर को, इस पैसेज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक के बेसिक से ये एक तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए गए हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जाम, जो हमने 27 जून 2025 को एग्जाम हुआ था वो स्टार्ट किया था, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सा तो आखिरी क्वेश्चन में तो जोश दिखा दो। Which of the following is the primary function of financial market in India? फाइनेंशियल मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है कि फाइनेंस प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक फाइनेंस की नॉलेज और थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का बेस, तो आपके ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रह सकते हैं। गॉट इट? समझ में आई चीजें? अब तो लो मैं खुद को बड़ी कर लेती हूँ थोड़ी सी। चलो कोई डाउट है तो पूछ लो। आज अपने क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं। एंड बिल्कुल थैंक यू सो मच, तो आपका जरूर बनता है क्लास में लास्ट तक बने रहे। बट गाइस कमेंट करके जरूर जाना कि एक्चुअली में क्लास पसंद आई भी है या नहीं, मेरे एफर्ट्स जो मैं लगा रही हूँ क्या वो एफर्ट्स आपको सीरियसली कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।